दोस्तों स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, स्टेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पर्यावरण से संबंधित सेशन आज हम करने वाले हैं, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? आंसर होगा घास। द्वितीयक जड़ का उदाहरण घास होता है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है। सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है। क्वेश्चन में एक प्रकार से पूछा गया है कि आलू क्या है, तो आलू तना होता है। अगला क्वेश्चन है, कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है। कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, वह कहलाता है बाह्य दल जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है परजीवी जड़ का। परजीवी जड़ मतलब जो दूसरों पर आश्रित है या दूसरों की इस पर अपना जीवन निर्वाह करती हैं, तो ये परजीवी होती हैं, मतलब अपना जीवन किसी और पेड़ या पौधे से पर लपेट कर ये अपना जीवन या भोजन व्यापन करती हैं। तो परजीवी जड़ अमरबेल इसका बेस्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? खाने वाली जड़ें तो देखेंगे गाजर, मूली एवं शकरकंद, ये सभी जमीन के अंदर उगते हैं और ये एक प्रकार से खाने वाली जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, ये हैं बीजांड। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, ये संरचनाएं क्या होती हैं? तो आंसर होगा बीजांड। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को किस नाम से जाना जाता है? सिरा विन्यास। सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा। ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली जड़ें किस रूप में जानी जाती हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो इन्हें अवस्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं को। फ्लोरा पेड़ पौधे और फौना जंतु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनैन की जो छाल है वह सिनकोना प्लांट से कुनैन की दवा प्राप्त होती है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम का। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? नेफेंथिस, या जिसे घटपर्णी कहते हैं, कीट भक्षी पौधा, यह कीड़ों को भक्षण करता है। यह मेघालय में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ी के द्वारा फूल के बीच के में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं पराग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, उसमें हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? तो ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकाली जाती है और इसी ऑक्सीजन गैस को मनुष्यों के द्वारा ग्रहण किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान में लेके चलिएगा कि जो ऑक्सीजन गैस थी वो पौधे निकाल रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्यों के द्वारा छोड़ी जाती है, जिन्हें पौधे ग्रहण करते हैं।
तो ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो आंसर होगा हमारा फूल से। जो फ्लावर्स होते हैं उनसे लौंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि इजीली घर में लौंग तो अवेलेबल होती है, तो हम कहते हैं कि लौंग का फूल, तो वही है ये लौंग और केसर फूलों से प्राप्त होते हैं। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण मतलब जल का जो पौधों में लाना ले जाना है वह किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो है वह जल ले जाने का कार्य करता है, एवं जो फ्लोएम होता है वह भोजन का अधिग्रहण करता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को बीज प्रकीर्णन के द्वारा बदलते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन तो यह परागकणों में होता है। प्याज, अदरक, आलू यह सभी क्या हैं? तो प्याज, अदरक, आलू यह जमीन के अंदर होते हैं और एक प्रकार से यह तना है। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली डॉग फिश जो होती है उसका आवास कहाँ होता है? तो वो होता है समुद्र में। डॉग फिश समुद्र में होती है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? फ्रेंड्स यहाँ एस्किमो लिखा है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एरियाज है अपना नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पर एस्किमो जनजाति होती है जिनके घर बर्फ़ से बने होते हैं और इन्हीं घरों को इग्लू कहा जाता है। आप देखिएगा यूट्यूब पर सर्च करके भी देखिएगा कि इग्लू कैसे घर होते हैं, तो पूरी तरह से बर्फ़ से होते हैं और बर्फ़ से ही अंदर भी उनका रहन सहन जो है वो उसके अकॉर्डिंग वो लोग एडजस्ट करते हैं। और एस्किमो जो होता है जनजाति वह इग्लू से मतलब बर्फ़ से इग्लू घर का निर्माण करते हैं। तो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है इग्लू घर में, और ये जम्मू कश्मीर में होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनाली में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर। जो मनाली है, मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बनाए जाएंगे? जैसे पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। अगला है, असम में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। असम जो एरिया है ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है अपना इंडिया का, उसमें बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। पत्थर के घर होते हैं और जो फर्श और छत होती है वह लकड़ी से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? भूमि के नीचे रहते हैं। भूमि के नीचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। हमारे आस पड़ोस के तालाबों में रहने वाले पौधों की संरचना होती है। उनका तना लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ों पर चील के द्वारा घोंसला बनाया जाता है। पढ़ा रही थी। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है?
चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवासों या आश्रयों को रेबो कहा जाता है। अभी हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा था, तो एस्किमो के द्वारा बनाए जाने वाले घर इग्लू कहलाते थे, वो बर्फ़ से बने होते थे। और जो चांगपा जनजाति होती है, इनके द्वारा अस्थायी निवासों को जो है वह रेबो कहा जाता है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है डोंगे। क्या कहलाती है? तो यह डोंगे कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है? झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती है? नीम और कीकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर नीम और कीकर की लकड़ियों की बात की गई है, जो कि झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए यूज़फुल होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, घास स्थल के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? जलवायु और मृदा। घास स्थल के निर्माण में जो अहम भूमिका है जलवायु एवं मृदा की होती है। नेक्स्ट है, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से अपना घर बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। आंसर होगा उन्हें ठंड ना लगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग है। जल जनित रोग है मतलब जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा होने वाला रोग है अतिसार। नेक्स्ट है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। 71% पृथ्वी पर कौन सा भाग है? तो आंसर होगा जल का 71% भाग पृथ्वी पर है। नेक्स्ट है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। विश्व में जल संकट का जो कारण है वो है नगरीकरण। अत्यधिक जो गांव के लोग भी हैं वे भी शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं, तो इससे नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और नगरीकरण के बढ़ावे की वजह से जल स्तर में कमी आ रही है। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण नगरीकरण होगा। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। BOD5 क्या है? BOD5 जो है वह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। आंसर होगा मेघालय में। खालिस्तान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। जो नगोया प्रोटोकॉल है विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? जातिगत विविधता विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वह बहुत ही गर्म महाद्वीप होता है। विषुवत रेखा से उसकी जो दूरी है वह पास में है, तो इसलिए वह सबसे गर्म है और जैव विविधता वहाँ पर कम पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटग्रस्त जाति होती है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता। साइलेंट वैली जो है केरला में शांत घाटी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ओरण किसे कहते हैं? पवित्र वन को ओरण कहा जाता है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, आवास के जैविक घटक हैं।
आवास के जैविक घटक हैं समस्त जीव। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है सहभागिता। नेक्स्ट है, किसी भी आवास में सफल जीवन व्यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है अनुकूलन। अनुकूलन जो है वह किसी भी आवास में सफल जीवन व्यापन हेतु उपयुक्त लक्षण माना जाता है। अनुकूलन मतलब उसके अनुसार जब हम ढलते हैं तो उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। एक पौधों पर जो है वह दूसरा पौधा उग रहा है उसे एपीफाइट कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा एबोरिजिन्स के नाम से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जाना जाता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इग्लू। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक। नेक्स्ट है, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है सहोपकारिता। सहोपकारिता। पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल। पर्यावरण में संबंधित है या सम्मिलित है जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है बहुअनुशासनिक। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुअनुशासनिक होती है। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा की एक प्रमुख विधि है। रंग पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। नेक्स्ट है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिनकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप आप सभी साथियों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।